हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एडुटेरिया वार्षिकम 2025 एडिशन में दिया गया चैप्टर न्यूज़ एट द रेट 365 इस टॉपिक को कवर करेंगे, जो अपडेटेड है 20 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को यूपीएस को मंजूरी दी है और 1 अप्रैल 2025 से इसे लागू किया गया। मुख्य लाभ: जिन कर्मचारियों ने कम से कम 25 वर्षों तक सेवा की है उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। यदि किसी पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार मृत्यु के समय सेवानिवृत्त कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन के 60% का हकदार होगा। जिन सेवानिवृत्ति कर्मचारियों ने न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उन्हें कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाने का वादा किया गया है। कर्मचारियों का योगदान उनके मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% पर बना रहेगा, जबकि नियोक्ता का योगदान 14% से बढ़कर 18.5% हो गया है। सुनिश्चित न्यूनतम और पारिवारिक पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांकीकरण प्रदान किया जाएगा। सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को प्रत्येक 6 पूर्ण सेवा महीनों के लिए उनके मासिक वेतन के 1/10वें हिस्से के रूप में गणना की गई ग्रेच्युटी के साथ एक मुश्त भुगतान प्राप्त होगा। नोट पॉइंट: नई पेंशन प्रणाली भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2024 को शुरू की गई थी। यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन भारत ने 17 अगस्त 2024 को वर्चुअल प्रारूप में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। विषय है सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण। इस शिखर सम्मेलन में 123 देशों के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। चीन व पाकिस्तान को इस सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था। मुख्य बातें: भारत के प्रधानमंत्री ने एक व्यापक 4 स्तरीय वैश्विक विकास समझौते जीडीसी का प्रस्ताव रखा, जिनमें निम्न 4 तत्व शामिल हैं: विकास के लिए व्यापार, सतत विकास के लिए क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी साझाकरण, परियोजना विशिष्ट रियासती वित्त और अनुदान। भारत में व्यापार संवर्धन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के फंड की घोषणा की। व्यापार नीति में क्षमता निर्माण के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड। भारत औषधि नियामकों के प्रशिक्षण में सहायता करेगा और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में औद्योगिकियों को साझा करेगा। ग्लोबल साउथ मुख्य तथ्य है। ग्लोबल साउथ में दुनिया की 60% से ज़्यादा आबादी शामिल है। ग्लोबल साउथ लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया के क्षेत्रों को संदर्भित करता है। ग्लोबल साउथ शब्द कार्ल ओल्गे सवी द्वारा 1969 में गढ़ा गया था।
ब्रांड रेखा प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर समृद्ध उत्तरी व गरीब दक्षिणी देशों को विभाजित करती है। इस रेखा को विश्व आर्थिक विभाजन का प्रतिनिधित्व माना जाता है। बायो-ई3 नीति, इसका उद्देश्य जैव आधारित उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी के विकास में तेजी लाना है। इस नीति अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। $300 बिलियन की बायो इकोनॉमी 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। यह नीति भारतीय संस्थानों, विद्यालयों, स्टार्टअप और उद्योगों को परिवर्तनकारी नवाचार में संलग्न होने हेतु सशक्त बनाने हेतु एक ढांचा प्रदान करती है। अनुसंधान और नवाचार को तीव्र करना, घरेलू जैव विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि का उपयोग करके जैव विनिर्माण में परिवर्तन को तीव्र करना, विस्तार और पूर्व व्यावसायिक विनिर्माण के लिए सुविधाएं स्थापित करना, उच्च कुशल कार्यबल के समूह का पोषण करना। इस नीति के अंतर्गत जैव विनिर्माण के विषयगत क्षेत्र हैं: जैव आधारित रसायन और एंजाइम, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और स्मार्ट प्रोटीन, सटीक जैव चिकित्सा, जलवायु अनुकूल कृषि, कार्बन अवशोषण और उपयोग, भविष्य के समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान। रिपोर्ट 2023-24, यह NSSO द्वारा जुलाई 2023 से जून 2024 की अवधि के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में एकत्र आंकड़ों के आधार पर प्रकाशित की जा रही 7वीं वार्षिक रिपोर्ट है। श्रम बल भागीदारी दर 2023-24 में ग्रामीण में 63.7%, शहरी में 52%, पुरुष हैं 78.8%, महिला हैं 41.7%, कुल है 60.1%। बेरोजगारी दर 3.2% पर स्थिर बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 2022-23 में 2.4% से बढ़कर 2023-24 में 2.5% हो गई है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार दर 2022-23 में 5.4% से घटकर 2023-24 में 5.1% हो गई है। महिलाओं और पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर 3.2% पर समान है। बेरोजगारी दर ग्रामीण में पुरुष 2.7%, महिला 2.1%, शहरी में पुरुष है 4.4%, महिला है 7.1%। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात है: ग्रामीण में पुरुष 78.1%, महिला 46.5%, व्यक्ति 62.1% है। शहरी में पुरुष 72.3%, महिला 26%, व्यक्ति 49.4%। संयुक्त में पुरुष है 76.3%, महिला है 40.3%, व्यक्ति है 58.2% है। बी रेड्डी इंडेक्स 2021 में विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बंद कर दी गई है और इसके स्थान पर बिजनेस बी रेड्डी इंडेक्स शुरू किया गया। बी रेड्डी एक अधिक समग्र और पारदर्शी दृष्टिकोण प्रदान करता है
जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं और व्यावसायिक माहौल को आकार देने वाले कारकों को समझने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। बी रेडी रिपोर्ट 3 स्तंभों और 10 विषयों पर आधारित है। 3 स्तंभ है नियामक ढांचा, लोक सेवा, परिचालन दक्षता। 10 विषय है व्यवसाय में प्रवेश, व्यवसाय का स्थान, उपयोगिता सेवाएं, श्रम, वित्त सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कराधान, विवाद समाधान, बाजार प्रतिस्पर्धा, व्यावसायिक दिवालियापन है। बी रेडी संकेतों की 5 विशेषताएं हैं। वे उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनमें एक स्थापित अच्छी प्रथा मौजूद है। वे मात्रात्मक होते हैं और उन क्षेत्रों की ओर इशारा करते हैं जो कार्रवाई योग्य हैं, अर्थात नीतिगत सुधारों के माध्यम से परिवर्तन के अधीन हैं। वे प्रत्येक विषय के भीतर विधिक और वास्तविक उपायों के बीच संतुलन प्रदान करने का प्रयास करते हैं। वे ऐसे आंकड़े तैयार करते हैं जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में प्रत्येक अर्थव्यवस्था के भीतर प्रतिनिधित्व को संतुलित करते हैं। वे विशेष रूप से बी रेडी परियोजना के लिए एकत्रित प्राथमिक आंकड़े पर आधारित होते हैं। भारत जैन कार्यक्रम यह एक राष्ट्रीय इनिशिएटिव है जो ऐसी कृत्रिम बुद्धि का निर्माण करेगा जो नैतिक, समावेशी, बहुभाषी हो तथा भारतीय मूल्यों और लोकाचार में गहराई से निहित हो। इससे शासन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और ग्राहक सेवा जैसे क्षेत्रों में पहुंच और दक्षता में सुधार होगा। यह पहल दुनिया की पहली सरकारी वित्त पोषित बहुविधि वृहद भाषा मॉडल परियोजना है। इसका नेतृत्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में राष्ट्रीय अंतःविषय साइबर भौतिक प्रणाली मिशन के अंतर्गत IIT बॉम्बे द्वारा किया जा रहा है। भारत जैन की 4 प्रमुख विशिष्ट विशेषताएं इस प्रकार है। आधारभूत मॉडलों की बहुभाषी और बहुविधि प्रकृति, भारतीय डेटा सेट आधारित निर्माण और प्रशिक्षण, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, देश में जेनरेटिव AI अनुसंधान के एक पारिस्थितिकी तंत्र का विकास। अन्य सुविधाएं, यह प्लेटफॉर्म पाठ, भाषण और छवि के तौर तरीकों को एकत्र करता है और 22 भारतीय भाषाओं में सहज AI समाधान प्रदान करता है। मिशन के 4 स्तंभों में शामिल है प्रौद्योगिकी विकास, उद्यमिता, मानव संसाधन विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारत जैन पहल को 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों TIH की नेटवर्क के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिनमें से 4 को प्रौद्योगिकी अनुवाद अनुसंधान पार्क में उन्नत किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा वार्षिक रिपोर्ट 2024-25। यह रिपोर्ट नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष: दिसंबर 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता 209.44 गीगावाट तक पहुंच गई। कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है।
भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे और सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। 31/12/2024 तक क्षेत्रवार स्थिति। क्षेत्र संस्थापित क्षमता सौर ऊर्जा 97.86 गीगावाट। 31 जनवरी 2025 को 100.33 गीगावाट। पवन ऊर्जा 48.16 गीगावाट। जैव ऊर्जा 11.35 गीगावाट। बड़ी जल विद्युत 46.97 गीगावाट। छोटी जल विद्युत 5.10 गीगावाट। नोट पॉइंट जनवरी 2025 में भारत 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित कर चुका है और अब 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है। ASER रिपोर्ट 2024 वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024 एक राष्ट्रव्यापी ग्रामीण घरेलू सर्वेक्षण है जो 2005 से गैर सरकारी संगठन प्रथम द्वारा जारी किया जाता है। मुख्य बिंदु प्री प्राइमरी 3 से 6 वर्ष आयु समूह 3 साल के बच्चों में पूर्व प्राथमिक संस्थानों में नामांकन 2018 में 68.1% से बढ़कर 2024 में 77.4% हो गया। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना ने इस आयु वर्ग के लिए लगभग सार्वभौमिक नामांकन हासिल कर लिया है। मेघालय और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 3 साल के बच्चे कहीं भी नामांकित नहीं हैं। 3 और 4 साल की उम्र के आधे से ज़्यादा बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित हैं। प्राथमिक 6 से 14 वर्ष आयु समूह सभी राज्यों में 2024 में इस आयु वर्ग के नामांकन 95% से अधिक है। 2024 में 6 से 14 आयु वर्ग के 66.8% बच्चे सरकारी स्कूलों में नामांकित हैं। बड़े बच्चे 15 से 16 वर्ष की आयु वर्ग 2024 में स्कूल में नामांकित न होने वाले 15-16 वर्ष के बच्चों का अनुपात 7.9% है। नामांकित न होने वाली लड़कियों का अनुपात 2022 में 7.9% से थोड़ा बढ़कर 2024 में 8.1% हो गया है। 14 से 16 आयु वर्ग में लगभग 90% लड़कियों और लड़कों के घर में स्मार्टफोन है। बिहार में इसकी पहुंच सबसे कम है। 2024 में शिक्षकों की औसत उपस्थिति बढ़कर 87.5% हो गई है। महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025 तक 45 दिनों के लिए आयोजित हुआ था। कुंभ मेले के बारे में हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत की खोज के बाद देवताओं और दानवों के बीच अमृत के लिए लड़ाई हुई, जिसमें अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन सभी स्थानों पर हर 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में महाकुंभ हर 144 साल में केवल एक बार होता है। प्रत्येक कुंभ मेले का समय सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थिति द्वारा निर्धारित होता है।
कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को की मानवता की अमृत संस्कृत विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। इस वर्ष के महाकुंभ मेले से संबंधित मुख्य बिंदु। इस महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे। इस महाकुंभ के सेक्टर 7 में संस्कृत मंत्रालय द्वारा कलाग्राम स्थापित किया गया। 29 जनवरी 2025 को भगदड़ में लगभग 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई। महाकुंभ में शाही स्नानों की तिथि 14 जनवरी, मकर संक्रांति 29 जनवरी, मौनी अमावस्या 3 फरवरी, वसंत पंचमी 12 फरवरी, माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि है। सिप्री रिपोर्ट 2025। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जनवरी 2025 में 2020 से 24 की अवधि के लिए वैश्विक हथियार हस्तांतरण पर अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुख्य तथ्य 2020-24 में 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी थे। 2015 से 19 और 2020 से 24 के बीच अमेरिका के हथियारों के निर्यात में 21% की वृद्धि हुई, जबकि रूस के हथियारों के निर्यात में 64% की वृद्धि हुई। 2020-24 में 5 सबसे बड़े हथियार आयातक यूक्रेन, भारत, कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान थे। 2015 से 19 की तुलना में यूक्रेन के आयात में लगभग 100 गुना की। इटली के हथियारों के निर्यात में 138% की वृद्धि हुई और वह छठा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। रूस से सुरक्षा खतरों के बीच यूरोपीय हथियार आयातकों में 155% की वृद्धि हुई। 2020 से 24 तक भारत के हथियारों के आयात का 36% रूस से आया। कुल वैश्विक परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा अमेरिका और रूस के पास है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास जनवरी 2025 तक लगभग 180 परमाणु हथियार उपलब्ध है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 पूरे भारत में ग्राम पंचायत के प्रदर्शन का आकलन करता है। 2.16 लाख पंचायतों में से 699 पंचायतें अग्रणी रही। 77,298 ने अच्छा प्रदर्शन किया। 1,32,392 आकांक्षी थी और 5,896 शुरुआती स्तर पर थी। अग्रणी पंचायतों में 346 गुजरात से हैं और उसके बाद तेलंगाना 270 और त्रिपुरा 42 है। किसी भी पंचायत को अचीवर्स 90 से 100 श्रेणी में स्थान नहीं दिया गया। PAI स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों के 9 विषयों पर पंचायतों के प्रदर्शन को दर्शाता है। अभी तक कोई अंतरराज्यीय तुलना या रैंकिंग नहीं की गई है। बिहार की शीर्ष 3 ग्राम पंचायतें ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला एवं अंक है। पिरोटा ग्राम पंचायत, प्रखंड है मखदूमपुर, जिला है जहानाबाद, अंक है 72.85। जजुआर मध्य ग्राम पंचायत, प्रखंड है कटरा, जिला है मुजफ्फरपुर, अंक है 70.91।
राजा रामपुर ग्राम पंचायत, प्रखंड है सरैया, जिला है मुजफ्फरपुर, अंक है 69.75। बिहार की निचली 3 ग्रामीण पंचायतें, पिरंटा खास ग्राम पंचायतें, प्रखंड है बनियापुर, जिला है सारण, अंक है 32.77। मझियाव गांव ग्राम पंचायत, प्रखंड है नवीनगर, जिला है औरंगाबाद, अंक मिला 35.75। मुखिया पट्टी ग्राम पंचायत, प्रखंड है मधवापुर, जिला है मधुबनी, अंक है 35.76। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल ट्रैक्टिकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, अप्रैल 2025 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ था। मुख्य बिंदु: सम्मेलन का विषय बिम्स्टेक प्रॉस्परेशन रिसाइलेंट एंड ओपन, समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भागीदारी की। 5वां शिखर सम्मेलन कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित हुआ था। इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम: बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया, जो बिम्स्टेक का पहला विजन दस्तावेज है। समुद्री परिवहन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर तथा क्षेत्र समृद्धि हेतु रोड मैप। बिम्स्टेक और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। बिम्स्टेक की भावी दिशा पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह की रिपोर्ट को अपनाया गया। 28 मार्च को म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप के प्रभाव पर बिम्स्टेक नेताओं के संयुक्त व्यक्त का समर्थन। आर्थिक एकीकरण तथा वैश्विक चुनौतियों के प्रति लचीलापन। भारत के नेतृत्व वाली पहलों का शुभारंभ। आपदा प्रबंधन, सतत समुद्री परिवहन, पारंपरिक चिकित्सा आदि पर भारत में बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। युवाओं को कुशल बनाने के लिए बोधि मानव संस्थान अवसंरचना के संगठित विकास हेतु बिम्स्टेक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। भारत 2027 में पहले बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना और भारत में हर साल बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित करने की पेशकश की। भारत इस वर्ष बिम्स्टेक एथलेटिक मीट की मेजबानी करेगा। बिम्स्टेक के बारे में 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ ही इसकी स्थापना हुई। सचिवालय ढाका, बांग्लादेश। सदस्य है भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। बिम्स्टेक की जनसंख्या लगभग 1.8 बिलियन, विश्व की 2.2% जनसंख्या है और इसका सकल घरेलू उत्पाद $5.2 ट्रिलियन है। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2021। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली देश का सबसे बड़ा जनसांख्यिकी सर्वेक्षण है, जिसका उद्देश्य प्रजनन क्षमता के साथ साथ मृत्यु दर के संकेतों का वार्षिक अनुमान प्रदान करना है। इसके अनुसार उत्तराखंड वर्ष 2016 से 21 की अवधि के दौरान जन्म दर में वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र राज्य था।
इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु देश में जन्म के समय लिंगानुपात 2018 से 20 के 907 से बढ़कर 2019 से 21 में 913 हो गया है। केरल में जन्म के समय लिंगानुपात सबसे अधिक 962 दर्ज किया गया, जबकि उत्तराखंड में सबसे कम 852 दर्ज किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जन्म के समय लिंगानुपात क्रमशः 912 और 918 था। देश के लिए कुल प्रजनन दर TFR 2021 में 2.0 पर स्थिर रही है। बिहार में सबसे अधिक कुल प्रजनन दर TFR 3 दर्ज किया गया है, जबकि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में सबसे कम TFR 1.4 दर्ज किया गया है। देश के लिए प्रतिस्थापन स्तर TFR 2.1 है। देश में शिशु मृत्यु दर IMR घटकर 27 हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में IMR 30 है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 18 है। देश में अशोधित जन्म दर CBR 19.3 है। बिहार में 25.6 CBR सबसे अधिक और केरल 12.9 में सबसे कम है। देश में अशोधित मृत्यु दर CDR 7.5 है। छत्तीसगढ़ में 10.1 CDR सबसे अधिक और दिल्ली में 5.4 सबसे कम है। देश में 5 वर्ष से कम आयु बच्चों की मृत्यु दर U5MR 31 है। बिहार विशेष डेटा जन्म के समय लिंगानुपात ग्रामीण में 900, शहरी में 901, कुल है 900। बिहार में 0 से 4 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक 11.2% है। बिहार में 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक 32.5% है। बिहार में 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या सबसे कम 60.6% है। बिहार में स्नातक और उससे अधिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं का प्रतिशत केवल 3.2% है, जो भारत में सबसे कम है। शिशु मृत्यु दर ग्रामीण में 26, शहरी में 24, कुल है 27। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर ग्रामीण में 31, शहरी में 29, कुल है 31। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 24 जून 2025 को भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू किया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र मतदाता शामिल और अपात्र मतदाता सूची से बाहर रखे जाएं। भारत निर्वाचन आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत संक्षिप्त या गहन विधियों अथवा दोनों संयोजन का उपयोग करके विशेष पुनरीक्षण करता है। अनुच्छेद 324(1) ECI को मतदाता सूची प्रबंधन सहित चुनावों की देखरेख और संचालन का अधिकार देता है।
अनुच्छेद 325 इस बात पर प्रकाश डालता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या किसी भी आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जाएगा। मोहिंदर सिंह गिल मामले में 1977 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव कराने का विशेष अधिकार ईसीआई के पास है और चुनाव संबंधी निर्णयों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुप्रयोग का उल्लेख किया था। बिहार में एसआईआर समय रेखा 24 जून 2025 चुनाव आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 28 जून 2025 घर घर जाकर गणना और गणना प्रपत्रों का संग्रह शुरू हो जाएगा। 1 अगस्त 2025 मतदाता सूची की मसौदा प्रकाशित हो जाएगा। 25 सितंबर 2025 गणना प्रपत्रों पर निर्णय लेने और दावों के निपटान की अंतिम तिथि। 30 सितंबर 2025 मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। नोट पॉइंट ईसीआई ने 1952 से 56, 1957 से 61, 1965 से 66, 1983 से 84, 1987 से 89, 1992, 1993, 1995 और 2002 में ऐसी ईआईआर आयोजित की है। 2003 और 2004 में बिहार में अंतिम ईआईआर 2003 में आयोजित किया गया था। एक्सियोम 4 मिशन। एक्सियोम मिशन 4 का चालक दल 15 जुलाई को 15:03 बजे IST पर स्पेस ड्रैगन ग्रेस पर सवार होकर कैलिफोर्निया के तट पर सुरक्षित रूप से उतरा। पृष्ठभूमि यह नासा का अंतरिक्ष स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथा पूर्णतः निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन था, जिसे स्पेस एक्स के सहयोग से स्टार्टअप एक्सियोम स्पेस द्वारा आयोजित किया गया था। यह मिशन 25 जून को दोपहर 12:01 बजे फ्लोरिडा, अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। इस मिशन के चालक दल के सदस्य पैगी विट्सन अमेरिका, शुभांशु शुक्ला भारत, स्लावोज उन्नास्की विस्की पोलैंड और टिबोर काबू हंगरी के थे। उद्देश्य है अंतरिक्ष पर्यटन और निजी अनुसंधान सहित पृथ्वी की निचली कक्षा में वाणिज्य गतिविधियों को सक्षम बनाना, वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशनों की व्यवहार्यता का प्रदर्शन करना, मांसपेशियों के पुनर्जनन का अन्वेषण, शैवाल वृद्धि, मेथी और मूंग की सूक्ष्म गुरुत्व वृद्धि, टार्डिग्रेड्स का लचीलापन और वृद्धावस्था पैटर्न, अंतरिक्ष में संज्ञानात्मक प्रदर्शन, सूक्ष्म गुरुत्व में साइनोबैक्टीरिया का व्यवहार, अल्ट्रासाउंड तकनीक का उपयोग करके मस्तिष्क में रक्त परिसरण का अध्ययन, सभी प्रयोग सफलतापूर्वक पूरे हुए। एक्सियोम 4 मिशन और भारत। 24 जून को ISS से शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लाइव बातचीत की। 3 जुलाई 2025 को शुभांशु शुक्ला के त्रिवेंद्रम और लखनऊ के स्कूली छात्रों के साथ बातचीत की।
शुभांशु शुक्ला, राकेश शर्मा 1984 के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। शुभांशु शुक्ला ने मानव अंतरिक्ष उड्डयन केंद्र के समन्वय में भारतीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित 7 सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोगों का एक सूट पूरा किया। भारत की 16वीं जनगणना 16 जून 2025 को गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की कि 16वीं जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण बर्फीले क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। दूसरा चरण देश के बाकी हिस्सों के लिए 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। भारत की जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। 16वीं जनगणना 2027 के संदर्भ में यह जनगणना 1931 के बाद पहली जाति आधारित जनगणना होगी। आज़ादी के बाद यह 8वीं जनगणना होगी। जनगणना में घरों की जीपीएस ट्रैकिंग और जियो फेंसिंग का उपयोग किया जाएगा। यह जनगणना मोबाइल ऐप और ऑनलाइन स्वगणना के साथ भारत की पूर्ण डिजिटल जनगणना होगी। 2 चरणों की प्रक्रिया। प्रथम चरण, इसमें आवास और घरेलू सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। द्वितीय चरण में व्यक्तियों के संबंधित डेटा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नोट: श्री मृत्युंजय कुमार नारायण भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं। जनगणना की पृष्ठभूमि। पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के अधीन की गई थी, परंतु नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में तत्कालीन भारतीय जनगणना आयोग के अध्यक्ष W.C. फ्लॉडेन द्वारा की गई थी। जनगणना संघ को सूची। जनगणना को संघ सूची प्रविष्टि 69 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। अब तक सिर्फ एक बार 1911 से 1921 की जनगणना में नकारात्मक वृद्धि दर देखी गई थी। 1921 को जनसंख्या की दृष्टि से महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता FTA। भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके ने 24 जुलाई 2025 को एक व्यापक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे आधिकारिक तौर पर भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता शीर्षक दिया गया है। CETA के साथ साथ दोनों देशों ने एक नए भारत यूके विजन 2035 का भी समर्थन किया। भारत सरकार के अनुसार भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और 2030 तक इसके 2 गुना होने की उम्मीद है। CETA की मुख्य विशेषताएं। CETA यूके को भारत के 99% निर्यात के लिए शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करता है। यूके सरकार के लिए CETA 90% टैरिफ लाइनों पर शुल्क हटाएगा। यह कम करेगा जो यूके से भारत के 92% आयात को कवर करता है। दोहरे योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
दोहरे योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारतीय पेशेवरों और उनके नियोक्ताओं को यूके में 3 वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा भुगतान से छूट मिलेगी। फेनी, नासिक वाइन और केरल ताड़ी जैसे उत्पादों को यूके भौगोलिक संकेत का दर्जा मिला है। यूके संविदात्मक सेवा कोटा के तहत सालाना 1800 भारतीय रसोइयों, योग प्रशिक्षकों और कलाकारों को अनुमति देगा। यूके 95% प्लस कृषि टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। यह समझौता निर्यातकों को उत्पादों की उत्पत्ति का स्वप्रमाणन करने की अनुमति देकर अनुपालन को सरल बनाता है। 100 यूरो से कम की छोटी खेपों के लिए मूल दस्तावेज की कोई आवश्यकता नहीं है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रासायनिक निर्यात 650 से 750 मिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। मानव विकास रिपोर्ट 2025। मानव विकास रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है जो संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न सदस्य देशों के मानव विकास के स्तर को विश्लेषण करता है। इसका उद्देश्य आर्थिक वृद्धि पर आर्थिक ध्यान केंद्रित करने के बजाय मानव कल्याण और लोगों के जीवन में सुधार को प्राथमिकता देना है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है। मानव विकास सूचकांक एक समग्र संकेतक है जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय जैसे 3 प्रमुख आयामों पर आधारित होता है। रिपोर्ट का शीर्षक ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की 2025 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत 193 देशों में 130वें स्थान पर है। इसका HDI मूल्य 0.676 से बढ़कर 0.685 हो गया। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष, अपेक्षित स्कूली शिक्षा वर्ष 13 वर्ष, औसत स्कूली शिक्षा वर्ष 6.9 वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $9,047। रिपोर्ट में शीर्ष और निम्नतर रैंकिंग। रिपोर्ट में शीर्ष और निम्न रैंकिंग आइसलैंड 0.972 के HDI के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि दक्षिण सूडान 0.388 के HDI के साथ अंतिम स्थान पर रहा। शीर्ष 3 देश हैं आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। चूंकि इस वर्ष की रिपोर्ट में AI पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके मद्देनजर भारत के लिए प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं। अकेले भारत में 50 लाख से ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर कार्यरत है। भारत में केवल 20% AI शोधकर्ता ही कार्यरत है। वैश्विक AI सूचकांक में भारत शीर्ष 10 में है। भारत में वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा स्व रिपोर्ट की गई AI कौशल व्यापकता है। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमले 22 अप्रैल के बाद 7 मई 2025 को शुरू किया गया। तीनों सेनाओं की प्रतिक्रिया, 9 प्रमुख शिविरों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के नूर खान एयरबस और रिमयार खान एयरबस को नुकसान पहुंचा।
आकाश और S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। 2025 को रक्षा सुधारों के वर्ष के रूप में मनाया जाता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, हरियाणा के विंग कमांडर वायुसेना व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, गुजरात ने नियमित अंतराल पर मीडिया को जानकारी दी। अवधेश कुमार भारती, पूर्णिया, DGO, भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व किया था। वर्तमान में उन्हें वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया। 10 मई 2025 को युद्ध विराम। इजराइल अमेरिका ईरान संघर्ष। हाल ही में इजराइल रक्षा बलों ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया, जो ईरानी परमाणु अवसंरचना और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता के विरुद्ध एक बड़ा हमला था। इजराइल ने अपनी नई हवा रक्षा प्रणाली बराक मैगन या लाइटनिंग शील्ड को सक्रिय किया। ईरान द्वारा जवाबी कार्रवाई। उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया। संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी। उसने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया। ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों नतांज, ईरान का प्राथमिक यूरेनियम संवर्धन केंद्र, फेड्रो और इल्फहान को निशाना बनाकर हमला किया। अमेरिका ने GBU-57 मैसिव एंड्योरेंस प्रेटनेस MOP का इस्तेमाल किया, जो एक सटीक निर्देशित पारंपरिक बम है और विस्फोट होने से पहले सतह से 200 फीट नीचे तक प्रवेश कर सकता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 6 से 7 जुलाई 2025 को आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की थीम अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना। एजेंडे का मुख्य विषय ब्राजील की अध्यक्षता 2 प्राथमिकताओं पर केंद्रित रही, जिसमें पहला वैश्विक दक्षिण सहयोग और दूसरा सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय विकास के लिए ब्रिक्स साझेदारी। सम्मेलन में उपस्थिति नेताओं ने ब्रिक्स एजेंडा के तहत विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा की, जिनमें शामिल है वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना, बहुपक्षीय शांति और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, व्यापार, निवेश और वित्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, शासन और संस्थागत विकास के मुद्दे। सम्मेलन में भागीदार देश 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया आधिकारिक रूप से ब्रिक्स के 11वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा और उज्बेकिस्तान को ब्रिक्स साझेदार देशों के रूप में स्वीकार किया गया। शुरुआत में ब्राजील, रूसी संघ, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से मिलकर बने इस गठबंधन में अब मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, UAE और इंडोनेशिया भी शामिल हो गए हैं। आगामी सम्मेलन भारत वर्ष 2026 की ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन 2024 में रूस के कजान में आयोजित हुआ था। G7 सम्मेलन 2025 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा के अल्बर्टा के कानानकिसस में 15 से 17 जून को आयोजित की गई। सम्मेलन की अध्यक्षता कनाडा द्वारा की गई। सम्मेलन की थीम दुनिया भर में हमारे समुदाय की सुरक्षा करना। सम्मेलन में शामिल देश और संगठन सदस्य देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन प्रतिनिधि हैं। शामिल विशेष अतिथि भारत, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन आदि हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2025 में प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 10 वर्षों में अपनी पहली कनाडा यात्रा पर गए। उन्होंने कई वैश्विक नेताओं के साथ ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा किया। G7 शिखर सम्मेलन 2025 के एजेंडे का मुख्य विषय डिजिटल सहयोग, तकनीकी योजना को AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और डिजिटल गवर्नेंस पर बातचीत द्वारा आकार दिया जाएगा। इसके अलावा नेट जीरो लक्ष्य तथा ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए नवीकरणीय स्रोतों और हरित हाइड्रोजन पर बल दिया जाएगा। आर्थिक लचीलापन, वैश्विक व्यापार के मुद्दे, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति, आर्थिक मंदी की आशंका आदि विषयों पर विचार किया गया। वैश्विक सुरक्षा, अमेरिका और ईरान के मध्य ट्रेड वार, इजराइल ईरान संघर्ष और यूक्रेन रूस युद्ध के साथ साथ आतंकवाद उन्मूलन और साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर विचार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता और शरणार्थियों के संरक्षण पर भी सम्मेलन में चर्चा हुई। आगामी सम्मेलन G7 का वर्ष 2026 में होने वाला आगामी सम्मेलन फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। 2024 सम्मेलन इटली के अपुलिया के बोर्गो एग्राजिया में आयोजित किया गया था। G7 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। G7 विश्व की प्रमुख विकसित और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। इसकी शुरुआत 1975 में फ्रांस के राष्ट्रपति वालेरी ज़ेस्कार्ड d'Estaing ने की थी। तब इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA शामिल थे। 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद इसे G7 के रूप में जाना जाने लगा। 1998 में रूस के इस संगठन में शामिल होने के बाद यह G8 में परिवर्तित हो गया था, परंतु 2014 में रूस द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जे करने के बाद रूस को संगठन से निष्कासित होना पड़ा, जिसके कारण यह फिर से G7 कहलाने लगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।